नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो देखिए, आज बहुत अहम खबरें जिन पर हमारी नजर रहने वाली है। नीट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया पहुंचे, वहां पर क्या कुछ हुआ एक एक खबर आपको बताएंगे। तो मौजूद है हम दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में और यहाँ सुबह सुबह हम आपको बताने आए हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो बने रहिए हमारे साथ। और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां नीट यूजी की परीक्षा पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। फैसला निकलकर सामने आ सकता है, जिस पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं। बिल्कुल, देखिए, पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन क्या पूरी की पूरी परीक्षा को रद्द कर देना ही यहाँ पर सही कदम होगा? इस बात को लेकर बहुत ज्यादा जरह जो है वो कोर्ट में हुई थी और आज का दिन बेहद ज्यादा मुख्य रहने वाला है। तय करेगा कि नीट एग्जाम फिर से होंगे या नहीं। इस बीच केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी मामले में हलफनामा दायर कर दोबारा से एग्जाम नहीं करने की अपील की। आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं। नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाकर दोबारा एग्जाम की मांग करने वालों के लिए आज का दिन बेहद अहम है। सुप्रीम कोर्ट आज यहां नीट परीक्षा को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। तो वहीं नीट यूजी एग्जाम में पेपर लीक मामले में अब तक की जांच पर सीबीआई अपना स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। नीट मामले से जुड़ी 43 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। कोर्ट इस मामले पर दोपहर के आसपास सुनवाई कर सकता है। इससे पहले 8 जुलाई को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना था कि नीट मामले में पेपर लीक हुआ है। साथ ही एनटीए और सीबीआई से कुछ तथ्यों को लेकर जानकारी भी मांगी थी, जिसके बाद एनटीए ने बुधवार को कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि नीट परीक्षा में कोई सिस्टमैटिक फेलियर नहीं हुआ है। एनटीए ने वायरल टेलीग्राम वीडियो को भी फर्जी बताया है। एनटीए ने कहा कि पटना या हजारीबाग मामले में किसी भी ट्रंक में कोई प्रश्न पत्र गायब नहीं पाया गया, कोई भी ताला टूटा हुआ नहीं मिला है। एनटीए का दावा है कि कमांड सेंटर में सीसीटीवी कवरेज की लगातार मॉनिटरिंग की गई, कोई अप्रिय घटना या पेपर लीक होने का कोई संकेत नजर नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई से पहले केंद्र सरकार की ओर से भी नीट पेपर लीक मामले में बुधवार को हलफनामा दायर किया गया। अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि ये नीट एग्जाम फिर से कराने के पक्ष में नहीं है। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि दोषी किसी भी स्टूडेंट को कोई लाभ न मिले। सरकार ने नीट यूजी एग्जाम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं होने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट में दायर इस हलफनामे में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि जुलाई 2024 के तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। इस दौरान अगर पाया जाता है कि किसी भी छात्र ने गलत तरीके से परीक्षा पास की है तो उसका परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया जाएगा। जहां तक इस मामले में सीबीआई जांच की बात है तो सीबीआई अभी तक इस मामले में कुल 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सीबीआई ने नीट के कथित पेपर लीक को लेकर मंगलवार यानी 9 जुलाई को 2 और लोगों को पटना से गिरफ्तार किया। फिलहाल सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्र सरकार और एनटीए के जवाब के साथ साथ सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि नीट की परीक्षा दोबारा आयोजित होनी चाहिए या नहीं। चले बढ़ते हैं आगे। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे, जिनका ऑस्ट्रिया और रूस का दौरा जो है वो समाप्त हुआ और इस दौरे के दौरान उन्होंने क्लाइमेट चेंज और आतंकवाद के खिलाफ हुंकार भरी। और वियना में जब वो मौजूद थे तो भारतीय मूल के लोगों को उन्होंने संबोधित भी किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। भारत माता की हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं, हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। आज जब दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देखती है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया से विश्व बंधुत्व का नारा बुलंद किया तो वहीं दुनिया में जारी युद्ध और संघर्षों को लेकर भी हिंदुस्तान की राय दुनिया के सामने रखी।
41 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये ऑस्ट्रिया दौरा था, लेकिन एक लंबे इंतजार के बाद हुए इस दौरे को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ऑस्ट्रिया दौरे पर चांसलर कार्ल नेहमर के साथ न सिर्फ दुनिया में युद्ध के हालात पर चर्चा की, बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध पर दुनिया को ये संदेश भी दिया कि भारत ने युद्ध नहीं, बुद्ध दिए हैं। हजारों वर्षों से हम दुनिया के साथ नॉलेज और एक्सपर्टाइज शेयर करते रहे हैं। हमने युद्ध नहीं दिए, हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं, हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं, बुद्ध दिए हैं। मंगलवार रात में गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत के बाद मोदी बुधवार सुबह ऑस्ट्रिया के पीएम आवास पहुंचे। यहां उनका सेरेमोनियल वेलकम हुआ। पीएम मोदी ने विजिटर्स बुक में दस्तखत किए। इस दौरान ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर उनके साथ रहे। फिर दोनों ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। डेमोक्रेसी हम दोनों देशों को कनेक्ट करती है। लिबर्टी, इक्वालिटी, प्लुरलिज्म और रूल ऑफ लॉ का रिस्पेक्ट, ये हमारी शेयर्ड वैल्यूज है। इस दौरान ऑस्ट्रिया के चांसलर ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसकी आवाज पूरी दुनिया में सुनी जाती है। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया, तो साथ ही साथ आतंकवाद की भी कड़े शब्दों में निंदा की। इससे पहले पीएम मोदी और चांसलर कार्ल नेहमर भारत ऑस्ट्रिया बिजनेस मीटिंग में शामिल हुए। दोनों के अलावा इस मीटिंग में भारत और ऑस्ट्रिया के 40 सीईओ ने हिस्सा लिया। भारत की जो ये अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ स्टोरी है, उसका फायदा ऑस्ट्रिया को भी हो रहा है। आज भारत के अलग अलग सेक्टर्स में 150 से अधिक ऑस्ट्रियन कंपनियां काम कर रही हैं। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डर बेल से भी मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने वियना में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। मोदी के नारों के बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2047 का है। जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा, तब भारत हर तरह से विकसित होगा। 1947 में देश आजाद हुआ, 2047 में देश शताब्दी मनाएगा। लेकिन वो शताब्दी विकसित भारत की शताब्दी होगी। विकसित भारत के संकल्प को दोहराते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत लेस पेपर, लेस कैश, लेकिन सीमलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। आज भारत बेस्ट, ब्राइटेस्ट, बिगेस्ट और हाईएस्ट माइलस्टोन्स के लिए काम कर रहा है और इसके लिए आज 1000 साल की नींव डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वियना में भारतवंशियों के बीच से दुनिया को ये संदेश भी दे दिया कि भविष्य में दुनिया की शांति और समृद्धि के लिए भारत अपना रोल और मजबूत करेगा। के सुपर हिट बुलेटिन में अब आपको खबर उत्तर प्रदेश की बताएंगे, जहां पर 12 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर 600 से ज्यादा गांव जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। 8 लाख से ऐसे ज्यादा लोग हैं जिन पर इसकी मार पड़ी है। तो पिछले 24 घंटे की बात करें, 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 30,623 हेक्टेयर फसल पानी में डूब गई है। आज जानकारी ये भी मिल रही है कि श्रावस्ती का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं ताकि मुआयना करें। और इससे पहले कल भी हमने देखा था कि कैसे वो हेलीकॉप्टर के जरिए जो बाढ़ ग्रस्त इलाके हैं उनका मुआयना कर रहे थे। और अब एक बार फिर से श्रावस्ती का दौरा करने वो पहुंचेंगे, क्योंकि 30,623 हेक्टेयर फसल पानी में तबाह हो गई है। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश मैदानी इलाकों के लिए भारी मुसीबत खड़ी कर रही है। यूपी के कई शहर भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालातों का सामना कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए।
सीएम योगी का गढ़ गोरखपुर मानसून की मार झेल रहा है। नेपाल से आ रहे पानी के चलते राप्ती नदी रौद्र रूप दिखा रही है, लिहाजा लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। आज इसके खतरे के निशान को पार करने की आशंका जताई गई है। जो हम लोगों जैसे नदी चेतावनी लेवल पे जाती है, हम लोग पहले ही अनाउंसमेंट करा देते हैं। उनसे एक्सपेक्ट यही हम लोग करते हैं कि वहाँ से जो नियरेस्ट बाढ़ राहत केंद्र है वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे लोग। और जो कुछ ऐसे सेटलमेंट्स हैं जहाँ पे जो अप्रोच रोड्स हैं उसमें पानी आ जाता है, तो वहाँ पे हम लोग नाव की व्यवस्था, हम लोग अराउंड 250 नाव हम लोग चिन्हित किए हुए हैं। अयोध्या से भी टाई अप हो गया है, तो उन सब जगह हम लोग नाव भी चलवा रहे हैं पब्लिक के लिए। अगर ज़रूरत पड़ेगी स्टेशन करा दिया गया है, जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसी। वाराणसी के कई इलाकों में बारिश से जल भराव हो गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गाड़ियां पानी में रेंगती नजर आईं। रामगंगा नदी में आई उफान से मुरादाबाद के भी हालात खराब हैं। खेतों में नदी का पानी घुसने की वजह से फसलें बर्बाद हो गई हैं। अब तो लोगों के घरों दुकानों में भी पानी भरना शुरू हो गया है। कई गांव का तो मेन रोड से कनेक्शन भी टूट चुका है। लगभग 3.5 फीट पानी है यहाँ। क्या क्या कहाँ घुस गया पानी? पानी तो फिलहाल में सारे इलाकों में चारों तरफ। अच्छा, खेत कितने हैं? खेत भी बहुत, जो है फसल है बहुत नष्ट हो गई है। खेत तो बेकार हो गए, तो नुकसान भी काफी हुआ। काफी नुकसान, धान पके हुए आ रहे और जो धान लगा रहे धान की और नई पौधे वो सब बेकार हो गई। सड़क आने जाने में दिक्कत, आने जाने की तो बहुत बड़ी दिक्कत है। कोई रास्ता हमारे यहाँ का नहीं। गाँव में पानी? हमारे 4-5 गाँव हैं एक जगह। बाराबंकी की तस्वीरें देखिए। नेपाल की ओर से पानी छोड़ने की वजह से सरयू नदी का वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है। निचले इलाकों में बसे कई गांव में बाढ़ का पानी आ चुका है। रामनगर इलाके के सरकारी स्कूलों में पानी भर गया है। बताया जा रहा है कि नेपाल के गिरजा और शारदा बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है और नदी खतरे के निशान से करीब 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। शाहजहांपुर में भी हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। यहाँ खन्नौत नदी का वाटर लेवल तेजी से बढ़ रहा है। सड़कों पर कमर से ऊपर तक पानी बह रहा है। रिहायशी इलाकों में पानी घुसने के बाद अब लोग सुरक्षित इलाकों की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग ट्यूब के सहारे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सीएम योगी खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत और लखीमपुर खीरी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ बाढ़ राहत शिविर पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। और देखिए, मानसून की बारिश जो है पहाड़ों पर कहर बरपा रही है और लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी रोजाना सामने आ रही हैं। बुधवार को बद्रीनाथ हाईवे पर पाताल गंगा के पास पहाड़ पर लैंडस्लाइड होने से अफरा तफरी मच गई। भूस्खलन का जो ये वीडियो है वो इतना खतरनाक है, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और लैंडस्लाइड के बाद वहाँ की स्थिति क्या थी, पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। जिस मॉनसून का बेसब्री से इंतजार था वो अब आफत बनकर बरस रहा है। असम से हिमाचल प्रदेश तक पहाड़ों पर मूसलाधार आफत बरस रही है। आधा हिंदुस्तान मॉनसून की मार झेल रहा है। ऐसे में लग रहा है जैसे मॉनसून बेलगाम हो गया है। सबसे बड़ी आफत पहाड़ों पर मंडरा रही है। लगातार बारिश के बाद कई जगहों पर पहाड़ दरक रहे हैं और लैंडस्लाइड हो रहा है। लैंडस्लाइड की यह तस्वीरें देखिए। इस तस्वीर की आज सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। यह हैरान करने वाला वीडियो चमोली के पताल गंगा इलाके से सामने आया है, जहां चंद सेकंड में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक कर सड़क को अपने साथ खाई में समेटता हुआ ले गया। वो तो गनीमत थी कि रास्ते को पहले ही बंद कर दिया गया था, इसलिए हादसे की चपेट में कोई नहीं आया। आसपास मौजूद लोगों ने इस भयावह मंजर को कैमरे में कैद कर लिया। लगातार बारिश के चलते जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे से ऐसी तस्वीरें रोजाना सामने आ रही हैं। चमोली से लैंडस्लाइड का डराने वाला वीडियो सामने आया था। देखिए यहाँ भी पहाड़ का बड़ा हिस्सा कैसे टूटकर नीचे आ गिरा। इसके बाद एहतियात के तौर पर बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों को पीपलकोटी और कर्णप्रयाग में रोक दिया गया है और जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे को बंद कर दिया गया है। हाईवे को बंद क्यों किया गया है वो भी देख लीजिए। प्रशासन के लाख मना करने के बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ रहे थे। जहां लैंडस्लाइड हो रहा है उसके बिल्कुल करीब तक लोग पहुंच रहे हैं।
ये तस्वीरें भी जोशीमठ की हैं, जहां लैंडस्लाइड होने से कुछ देर पहले लोगों को रोक दिया गया था और दूर रहने की हिदायत दी गई थी, लेकिन यात्री नहीं माने और आगे बढ़ने लगे। तभी पहाड़ का बड़ा हिस्सा सीधे सड़क पर आ गिरा, जिसमें कुछ लोग लैंडस्लाइड की चपेट में आते आते बचे। पिछले 3 से 4 दिनों से उत्तराखंड से जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। चमोली, जोशीमठ और पिथौरागढ़ में कई इलाकों में इसी तरह लैंडस्लाइड हो रहे हैं और पहाड़ दरक रहे हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियां भी उफान पर हैं और ये आफत अब मैदानी इलाकों में शिफ्ट हो रही है। उत्तराखंड में हो रही बारिश के बाद मैदानी इलाकों में नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। ज्यादातर नदियां खतरे के निशान के ऊपर हैं और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से है, जहां पर मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। दरअसल जो ग्रामीण वहां पर थे, उन्होंने जैसे ही मगरमच्छ को देखा तो बहुत ज्यादा भयभीत हो गए। वन विभाग की टीम को सूचित किया गया। टीम जो है वो वहां मौके पर पहुंचती है और उन्हीं लोगों की मदद के साथ में मगरमच्छ को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा जा सका। जानकारी के मुताबिक मगरमच्छ सुखेता नदी के रास्ते गांव तक पहुंचा था। मगरमच्छ देखने में भारी भरकम था। उसका वजन 3 क्विंटल के करीब बताया जा रहा था। तो देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मगरमच्छ दिखाई देने से हड़कंप मचा। गांव में ग्रामीणों ने मगरमच्छ देखा तो पूरे इलाके में लोग डरे सहमे से नजर आए। तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने है हरदोई से। अलोनार थाना इलाके का ओहदपुर गांव है, जहां पर ग्रामीणों ने मगरमच्छ देखा तो दहशत वहां पर फैल गई थी। पुलिस और वन विभाग की टीम को कड़ी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ी और 5 घंटे की मशक्कत के बाद उसे पकड़ा जा सका। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक मगरमच्छ सुखेता नदी के रास्ते गांव तक पहुंच गया था। वहां और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से एक अलग सा वीडियो आपको दिखाते हैं। खबर जो सामने आई है उसमें एक दूल्हा अपनी शादी के लिए नाव पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, क्योंकि मानसून के मौके में कई ऐसे गांव हैं जो इस वक्त जलमग्न हैं। नाव एकमात्र सहारा है क्योंकि संपर्क टूट गया है सड़कों के रास्ते। तो बड़ी जानकारी मिल रही है शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के खैरी शीतल प्रसाद गाँव का। ये जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, देखिए उसमें दूल्हा कैसे नाव पर चढ़कर जा रहा है। देखिए तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी नाव से उसे तय करनी पड़ी, तब जाकर सड़क मार्ग तक पहुंचा और वहां से उसकी बारात सिद्धार्थनगर जिले के बासी कस्बे के लिए रवाना हुई। नाव पर बाराती भी हैं, दूल्हे राजा भी हैं। हैरानी की बात यह है कि शादी तो हो गई, लेकिन अभी तक बाढ़ की वजह से दुल्हन की विदाई नहीं हो पाई। और अब अगली खबर जो है वो असम से है, जहां पर बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कई ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और असर ऐसा कि 84 लोगों की जान जो है वो इस बाढ़ के चलते चली गई है। तस्वीरें जो है वो भी यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, असम के कई जिलों में बाढ़ से एक बार फिर से हर साल की तरह हाहाकार मचा हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान के ऊपर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भी पानी भर गया है, जिसकी वजह से वहां मौजूद जो जानवर हैं उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। 150 से ज्यादा जानवरों की मौत की भी खबर है। बड़े स्तर पर राहत और बचाव कार्य इस वक्त भी जारी है। तो असम में हर साल मानसून में ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं, जहां बताया जा रहा है 84 लोगों की जान चली गई है बाढ़ की वजह से। और अब खबर गुजरात के जूनागढ़ से है, जहां पर एक टीचर की जमकर धुनाई कर दी गई और अब ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और इस टीचर पर क्या आरोप लगे हैं, छात्राओं के परिजनों का कहना क्या है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। जूनागढ़ में एक टीचर की लोगों ने पिटाई कर दी। लोगों का आरोप है कि ये टीचर स्कूल आने वाली छात्राओं से छेड़खानी करता था। इसी से नाराज लोगों ने थप्पड़ों और चप्पलों से इस टीचर पर हमला कर दिया। सरेआम इस टीचर की जमकर पिटाई की गई। आसपास खड़े लोगों ने आरोपी टीचर की पिटाई का वीडियो बना लिया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोपी टीचर प्लासवा गांव के कन्या शाला स्कूल में कार्यरत है। छेड़खानी से परेशान छात्राओं ने अपने अभिभावकों को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद अभिभावक स्कूल पहुंचे और अध्यापक की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि जब तक लोग बीच बचाव करते, तब तक आरोपी टीचर पर अभिभावक अपना गुस्सा उतार चुके थे। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने टीचर को भीड़ से बचाया और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया।
सूचना मिलने पर विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और लोगों से मामले की जानकारी ली। फिलहाल विभाग ने आरोपी टीचर के खिलाफ जांच कर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। हरियाणा के हिसार से अगली खबर आपको बताते हैं, जहां शाम को कल ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और बताया जा रहा है इस फायरिंग में कारोबारी की मौत हो गई। कारोबारी थे कौन, क्या किसी पार्टी से जुड़े हुए थे, क्या कुछ बयानों में सामने आया है, दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। हरियाणा के हिसार में बुधवार को जेजेपी के नेता और कारोबारी रविंद्र सैनी की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इस पूरे मामले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी आते हुए और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुधवार शाम बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। रविंद्र सैनी को एक गनमैन भी मिला हुआ था, लेकिन जिस समय उन पर हमला हुआ उस समय गनमैन वहां मौजूद नहीं था। जानकारी के मुताबिक बुधवार शाम जेजेपी नेता रविंद्र सैनी अपने गनमैन को शोरूम पर ही छोड़कर किसी काम से बाहर जा रहे थे। तभी रास्ते में घात लगाए बैठे बाइक सवार 3 बदमाशों ने उनको गोली मार दी। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में रविंद्र सैनी को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बदमाश मौके से फरार हो गए। रविंद्र सैनी को 10 साल से गनमैन मिला हुआ था। 10 साल से वो खतरे के साए में जीने लग रहा था। एक गनमैन दे रखा था। मेरा सवाल बार बार सरकार से ये है, जिनको कोई धमकी नहीं मिलती, जो टोरे के लिए 50-50 गनमैनों के लेके घूमते हैं, कई गाड़ियां सिक्योरिटी लेके घूमते हैं, उनको कोई खतरा नहीं होता। और जिनको खतरा होता है, जिन व्यापारियों को खतरा होता है, उनको एक गनमैन वो भी समय पर काम नहीं आया। अभी मांग करी है कि बदमाशों का इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर से नीचे कोई बात नहीं है। इस घटना के बाद से कानून व्यवस्था पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी बदमाशों की तलाश में जुटी है। और तस्वीरें इस वक्त सामने यहाँ पर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे से वापस स्वदेश लौट आए हैं। पहले रूस पहुंचे थे, 2 दिनों का वहां पर दौरा रहा था। व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई थी और उसके बाद 1 दिन का ऑस्ट्रिया दौरा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कई अहम समझौते किए रूस में, और इसके अलावा प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। कल वियना में उन्होंने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया, जहां कई बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। और इससे पहले रूस में उन्हें वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया था। तो प्रधानमंत्री अपने बेहद सफल और ऐतिहासिक दौरे के बाद स्वदेश वापस लौट आए हैं। रूस और ऑस्ट्रिया का उनका ये दौरा कई मायनों में बेहद अहम रहा। युद्ध को लेकर देखिए, उन्होंने अपनी बात जो है वो यहाँ पर सामने रखी व्लादिमीर पुतिन के सामने। उन्होंने कहा कि हम हमेशा से मानते हैं कि समाधान जो है वो युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। बमबारी के बीच में ये कभी नहीं हो सकता कि शांति समझौता जो है वो हो सके। और उन्होंने ये भी कहा कि व्लादिमीर पुतिन से जब उन्होंने इस मुद्दे पर बातचीत की है, तो जिस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है वो वाकई में अब ऐसा लगता है कि आगे की स्थिति शायद थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। ऑस्ट्रिया जब वो पहुंचे थे तो तस्वीरें बहुत शानदार थी। वंदे मातरम जो है, म्यूजिकल वंदे मातरम के साथ में प्रधानमंत्री का यहाँ पर स्वागत किया गया था, कॉयर के साथ में। और श्वेता जो उसको हेड कर रहे थे वहां पर, लखनऊ के रहने वाले, उन्होंने कहा था कि जब मुझे पता चला था कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो मैं इसी तरह से, इस विशेष तरह से ही उनका स्वागत करना चाहूंगा। और ये तस्वीरें उस वक्त की जब प्रधानमंत्री की स्वदेश वापसी हो गई है। अब खबर जो है वो नोएडा से है। नोएडा में अगर अब कोई भी नाबालिग 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाता हुआ पकड़ा गया तो उसके माता पिता को कड़ी सजा दी जाएगी। और देखिए नोएडा पुलिस ने इसको लेकर क्या चेतावनी जारी की है और साथ ही क्या अपील की है और सजा का प्रावधान क्या है, ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि देश में बरखा ऐसे कई मामले हाल के दिनों में सामने आए हैं जब नाबालिगों ने लोगों की जानें ले ली है हिट एंड रन मामले में। ऐसे में देखिए नोएडा में क्या एक्शन लिया गया है इसको लेकर। नोएडा में अगर कोई 18 साल से कम उम्र का नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़ा गया तो उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने संबंध में कड़ी चेतावनी जारी की है। दरअसल देश के कई शहरों से इस तरह के मामले सामने आए हैं जहां नाबालिग बच्चे गाड़ी चलाते पाए गए और उनकी गलतियों की वजह से जानलेवा हादसे हुए हैं। पुलिस ने कहा है कि यह कदम सड़क सुरक्षा और यातायात कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। पुलिस के मुताबिक अभिभावकों को किसी भी परिस्थिति में अपने नाबालिग बच्चों को 2 पहिया या 4 पहिया वाहन चलाने की छूट नहीं देनी चाहिए। अगर चेतावनी के बावजूद कोई नाबालिग 2 पहिया या 4 पहिया वाहन चलाता पाया जाता है तो धारा 125 के तहत 25,000 रुपए तक जुर्माना,
कम उम्र में वाहन चलाने वालों के माता पिता के खिलाफ संभावित कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसमें 12 महीने के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने और 25 साल की उम्र तक नाबालिग के लिए लाइसेंस नहीं देने की चेतावनी भी शामिल है। इस मामले में पुलिस ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। पुलिस ने बुधवार को गाड़ी चला रहे 5 नाबालिग बच्चों के परिजनों पर केस दर्ज किया है। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने 9 गाड़ियों को भी सीज किया है। अब विस्तार से खबरों पर बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा उपचुनाव की सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, उससे पहले तीखी बयानबाजी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर तंज कसा तो अखिलेश इतने तमतमा गए कि योगी के भगवा वस्त्र पर ही तंज कस दिए। चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। कुछ कपड़े पहनने के बाद किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। भाई भतीजावाद होता था, लोगों के साथ भेदभाव होता था, नियुक्ति के नाम पर पैसे वसूले जाते थे। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले तीखी जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद बिना नाम लिए चाचा भतीजे यानी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की जोड़ी पर निशाना क्या साधा। अखिलेश तो आपे से बाहर हो गए और लगे हाथ इन्होंने इशारों में योगी आदित्यनाथ के भगवा वस्त्र पर तंज कस दिया। कुछ कपड़े पहनने के बाद किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाथरस में जो वस्त्र होते हैं, कई बार वो वस्त्र इसकी भी पाबंदी लगाते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। तो कम से कम अगर वो खुद नहीं बोल सकते हैं तो उन कपड़ों का ख्याल रखें जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। दरअसल सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की पिछली अखिलेश सरकार में भर्तियों को लेकर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कहा था कि 2017 से पहले भर्तियों में वसूली चलती थी, एक ही परिवार के लोगों की नियुक्ति होती थी और चाचा भतीजा नियुक्ति के दौरान वसूली के लिए निकल जाते थे। सीएम योगी का ये बयान अखिलेश को इस कदर नागवार गुजरा कि उन्होंने सीएम योगी के लिबास पर तंज कसते हुए पलटवार भी किया। 2017 के पहले क्या होता था? ये जो भर्ती आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि भर्ती नहीं होती थी। भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। उन कपड़ों का ख्याल रखें जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। और ये अपना छिपाना चाहते हैं कि हाई कोर्ट ने कॉपियां बदल दी। आपको जानकारी होगी कि कितनी कॉपियां बदली गई। और ये हर नौकरी में इन्होंने घोटाला किया। ये हर नौकरी में इसलिए घोटाला करते हैं क्योंकि इनके अपने लोग कैसे एडजस्ट हो जाए। यूपी में 10 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव से पहले अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से खुलकर डायरेक्ट अटैक हो रहे हैं। इन 10 सीटों में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी यानी इंडी गठबंधन के पास है तो 5 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास हैं। इसलिए योगी पॉइंट वाइज स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, अपनी तैयारियों को हर मोर्चे पर धार दे रहे हैं। अब तक चुनावी रैलियों में सीएम योगी अखिलेश यादव और उनके कार्यकाल पर हमला करते नजर आए थे, मगर किसी सरकारी कार्यक्रम में सवाल नहीं उठाए। शिवपाल यादव को लेकर भी योगी आदित्यनाथ की टोन डाउन रहा करती थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में यूपी में कम सीटें मिलने के बाद बीजेपी ने उपचुनाव में डैमेज कंट्रोल की रणनीति बनाई है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ की नजरें 10 विधानसभा सीटों के होने वाले उपचुनाव पर हैं। 2027 के चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले बेहतर करने पर फोकस है। 6 लाख सरकारी नौकरी मिलना और साथ साथ प्रदेश सरकार ने बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा करके जो माहौल प्रदेश के अंदर बनाया, आज उसका परिणाम भी हमारे पास है। विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से आगे 27 का चुनाव भी है। लिहाजा सीएम योगी रोजगार से लेकर लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर मुखर हैं। लेकिन यूपी में उपचुनाव के नतीजे तय करेंगे कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के बाद रणनीति में कितना सुधार किया और 27 के विधानसभा चुनाव के लिए किस एजेंडे के साथ आगे बढ़ेगी।